Hello everyone and welcome to the Physio World. So in this chapter we will continue the third part of the video, which will be glial cells, neuroglia, neurotrophins, nerve growth factor, and also metabolism in the nerves fiber and heat production in the nerve fibers. सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद ग्लायल सेल और न्यूरोग्लाया. सो ग्लायल सेल्स और न्यूरोग्लाया मीन्स ग्लू. दीज आर द सेल्स विच सपोर्ट द नर्व सेल. ये वो सेल्स होते हैं जो कि नर्व सेल्स को सपोर्ट करते हैं. और ग्लायल सेल का मतलब होता है ग्लू जैसा. सो ग्लायल सेल्स आर वेरी न्यूमरस. जो ग्लायल सेल्स होते हैं ना, अगर आप ये इमेज में देखो तो माइक्रोग्लाया, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तो एक तरह का ग्लू जैसा है इनका शेप. ठीक है. और ये न्यूमरस होते हैं, नेचर में बहुत सारे होते हैं. सो इफ़ यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑफ ग्लायल सेल्स, सो न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद बहुत सारी उसके ब्रांचेस हैं और ब्यूटॉन्स टर्मिनल्स हैं. ठीक है. सो या दे आर अप्रॉक्स 10 times एज मैनी ग्लायल सेल्स एज न्यूरॉन्स. सो ये न्यूरॉन्स के 10 times होते हैं. ठीक है. अनलाइक द न्यूरॉन्स, द ग्लायल सेल्स आर कैपेबल ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय माइटोसिस. न्यूरॉन्स तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाते, लेकिन ग्लायल सेल्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो माइटोसिस के थ्रू मल्टीप्लाई कर सके. ठीक है. माइटोसिस एक से 2 सेल में डिफरेंशिएशन होना, इस तरह से माइटोसिस, इस तरह से वो डिवाइड हो सकते हैं. ओके. सो दिस इज़ पर्टिकुलरली सीन आफ्टर ब्रेन इंजरी. सो और ये जो मल्टीप्लाई करने का इनका जो कैपेबिलिटी है वो मोस्टली ब्रेन इंजरी के बाद, जैसे स्ट्रोक के केसेस में देखी जाती है. The Schwann cell that invest the axons in peripheral nerves are also called the glial cells. और जो Schwann cells होते हैं जो कि peripheral nerves के में जो myelin sheath है उसको बनाते हैं, उनको भी glial cells ही बोलते हैं. Glial cells are of 3 types. जो glial cells होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. First is microglia, second is astrocytes and third is oligodendrocyte. सो आप इनके स्ट्रक्चर और शेप में भी इस तरह से इसी इमेजेस में देख सकते हो. सो माइक्रोग्लाया का इस तरह से होता है. सो ये माइक्रोग्लाया है, दिस इज एस्ट्रोसाइट, दिस इज ओलिगोडेंड्रोसाइट. ओके. सो अगर हम माइक्रोग्लाया की बात करें, सो माइक्रोग्लाया दे आर फैगोसाइटिक सेल्स. फैगोसाइटिक सेल्स मीन्स कि ऐसे सेल्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इनगल्फ खा लेते हैं, फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं. जैसे मैक्रोफेजेस जो हैं वो कोई भी फॉरेन जर्म आता है या वायरस आता है उसको खा जाते हैं, उसको फैगोसाइटोस कर लेते हैं. सो इसी तरह माइक्रोग्लाया ये भी फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं दैट कम्स फ्रॉम द बोन मैरो. ये बोन मैरो से आते हैं और इसलिए उनको स्कैवेंजर सेल्स भी बोलते हैं. एंटर द CNS फ्रॉम मेनिंजेस. और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनिंजेस के थ्रू एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू ये आते हैं, एंटर करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मेनिंजेस एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू. ओके. दे रिमूव डैमेज सेल एंड फॉरेन इन्वेडर्स. और ये रिमूव करते हैं बेकार के सेल्स को और फॉरेन इन्वेडर्स. सो ऐसे सेल्स को भी जो बाहर से आए हैं, जो बॉडी के सेल्स नहीं हैं, सो उनको भी ये रिमूव करते हैं, हटाते हैं. और डैमेज सेल, ऐसे सेल्स जो ख़राब हो चुके हैं उसको भी हटाते हैं. Astrocytes. So astrocytes, they are found throughout the brain. ये brain joining to the blood vessels and investing synaptic structures, neuronal bodies and neuronal processes. So ये क्या होते हैं कि ये ब्रेन में पाए जाते हैं. Found throughout the brain joining to the blood vessels.
ब्रेन और ब्लड वेसल्स के जहाँ जॉइनिंग होते हैं ना, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और इन्वेस्टिंग साइनेप्टिक स्ट्रक्चर्स में भी उधर पाए जाते हैं ये। एंड न्यूरोनल बॉडीज़ और न्यूरोनल प्रोसेसेस के आसपास भी ये पाए जाते हैं। अगर एस्ट्रोसाइट्स की हम टाइप्स की बात करें तो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स एंड प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, 2 टाइप्स के एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं वो आर फाउंड मेनली इन वाइट मैटर, ये वाइट मैटर में पाए जाते हैं। वाइट मैटर इज़ की एक्सॉन वाला पार्ट जो होता है, ठीक है। एंड प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स आर फाउंड इन द ग्रे मैटर, मीन्स सेल बॉडी वाला पार्ट जो होता है वो, ये प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स वहाँ पाए जाते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें एस्ट्रोसाइट्स की, तो हेल्प इन सपोर्ट। बेसिकली जो ग्लाइल सेल्स होते हैं वो सपोर्ट सेल्स ही होते हैं, और ये हेल्प करते हैं एस्ट्रोसाइट्स सपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स करने में, इन्फ्लेमेटरी और रिपेरेटिव रिएक्शंस करने में। इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और रिपेयर करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए और सपोर्ट के लिए भी। हेल्प फॉर्मिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, और ब्लड और ब्रेन को उसमें एक बैरियर की तरह ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड और ब्रेन आपस में मीन्स मिले ना, एंड इनके बीच एक दीवार टाइप की रहे, बैरियर टाइप का रहे। सो ये बैरियर को फॉर्म करते हैं। हेल्प मेंटेन होम्योस्टैसिस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बाय मेंटेनिंग ऑप्टिमल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स स्पेशली ग्लूटामिक एसिड एंड गाबा इन द ब्रेन न्यूरॉन्स। और ये होम्योस्टैसिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में बना के रखते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में होम्योस्टैसिस बनाते हैं। कैसे? बाय मेंटेनिंग ऑप्टिमल कंसंट्रेशंस ऑफ आयंस और न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जितना भी उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को जितना भी कंसंट्रेशन चाहिए होता है आयंस का और न्यूरोट्रांसमीटर का उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स में, उतना वो बना के रखते हैं। इस तरह से वो होम्योस्टैसिस मेंटेन करके रखते हैं। ओके, ओलिगोडेंड्रोग्लाया। ओलिगोडेंड्रोग्लाया की बात करें, ओलिगोडेंड्रोग्लाया और ओलिगोडेंड्रोग्लायोसाइट्स, these are the cells that forms myelin around axon within central nervous system. ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन में माइलिन बनाते हैं, ठीक है। एंड द एक्सॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डू नॉट हैव शिवॉन सेल्स। शिवॉन सेल्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ पेरिफेरी के जो जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनके एक्सॉन के माइलिन शीट बनाते हैं, लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके जो माइलिन शीट है वो ओलिगोडेंड्रोग्लाया बनाते हैं। So unlike Schwann cells, these cells form myelin on many neighboring axons. और Schwann cells सिर्फ अपने ही एक्सॉन के माइलिन फॉर्म करता है, बट ये इनके पास क्या होता है कि ये जो हैं वो अपने नेबरिंग एक्सॉन में भी शिवॉन मतलब वो माइलिन शीट बना सकते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स अगर आप यहाँ पे देखो, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, तो ये क्या कर रहा है, ये है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, सॉरी एक मिनट, ओके। सो यस, सो दिस इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो आप देख रहे हो ये सिर्फ एक ही एक्सॉन पे माइलिन शीट नहीं चढ़ा रहा है, ये मतलब अलग अलग एक्सॉन्स पे माइलिन शीट चढ़ा रहा है, ठीक है। सो ये येलो कलर का जो है वो एक्सॉन्स हैं। सो इस फिगर में ये 4 एक्सॉन्स में अपने माइलिन शीट दे रहा है, ठीक है। सो या बट अगर हम शिवॉन सेल की बात करें ना, तो वो ये नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ अपने ही न्यूरॉन को दे पाएगा माइलिन शीट। ओके, सो या शिवॉन सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स एंड ओलिगोडेंड्रोग्लाया आर टुगेदर कॉल्ड मैक्रोग्लाया। और मैक्रोग्लाया इन तीनों को एक साथ बोलते हैं। शिवॉन सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोग्लाया, इन तीनों को एक साथ बोलते हैं मैक्रोग्लाया।
ओके, आई होप आपको ये ग्लायल सेल्स, उसके टाइप्स, द ग्लायल सेल्स, माइक्रोग्लाया, एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स समझ आया होगा. एंड ऑल्सो द टाइप्स ऑफ एस्ट्रोसाइट्स विच आर फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स एंड प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स एंड द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द ओलिगोडेंड्रोग्लाया एंड द शेबॉन सेल्स एंड व्हाट इज़ माइक्रोग्लाया. आई होप ऑल्सो ये आपको समझ आ गया होगा. सो अब हम पढ़ेंगे नर्व ग्रोथ फैक्टर NGF. सो न्यूरोट्रॉफिन्स आर द नंबर ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रक्चर्स दैट द न्यूरॉन्स इनोवेट एंड बाय एस्ट्रोसाइट्स. सो न्यूरोट्रॉफिन्स वो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का नंबर होता है जो कि उन स्ट्रक्चर्स से प्रोड्यूस होता है जो कि इनोवेट करते हैं न्यूरॉन्स और एस्ट्रोसाइट्स. ठीक है. सो मतलब जिन स्ट्रक्चर्स को न्यूरॉन्स और एस्ट्रोसाइट्स इनर्वेट करते हैं, सो उन स्ट्रक्चर्स में से जितना प्रोटीन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं न्यूरोट्रॉफिन्स. दे बाइंड टू टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड TRK रिसेप्टर्स एट द एंडिंग्स ऑफ द न्यूरॉन एंड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ नर्व्स. और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो ये न्यूरोट्रॉफिन्स होते हैं वो बाइंड करते हैं, मीन्स जोड़ते हैं TRK रिसेप्टर्स से, जो कि न्यूरॉन के एंडिंग्स पे प्रेजेंट होते हैं. और ये एसेंशियल होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए एंड नर्व की ग्रोथ करने के लिए. नर्व की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं. द एस्टैब्लिश्ड न्यूरोट्रॉफिन्स आर. सो अभी तक जितने न्यूरोट्रॉफिन्स हुए हैं वो उनका नाम है कि नर्व ग्रोथ फैक्टर NGF, सेकेंड इज ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF, नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ क्यूटेनियस मेकेनोरिसेप्टर्स. सो जो क्यूटेनियस मीन्स सेंसरी मेकेनोरिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन होता है वो होता है ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर. एंड ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ न्यूरोट्रॉफिन्स आर न्यूरोट्रॉफिन्स 3, 4 and 5 which are also called NT 3, 4, 5. So now we will study about the characteristic features of nerve growth factor. अब हम characteristic features देखेंगे nerve growth factors के. So first is NGF, a protein growth factor, the first neurotrophin isolated, present in salivary glands, circulation and many different tissue. तो जो NGF है वो बहुत सारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, प्लस जो सलाइवरी ग्लैंड है उसकी सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है. सेकेंड, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 alpha, 2 beta and 2 gamma subunits. Structure of beta unit resembles that of insulin. So ये 2 alpha, 2 beta और 2 gamma subunit से मिलके बना है NGF. एंड जो बीटा यूनिट है इसमें वो रिप्रेजेंट करती है इंसुलिन को. Functions, it is necessary for the growth and maintenance of sympathetic neurons, some sensory neurons and cholinergic neurons in the brain. और ये नेसेसरी है ग्रोथ और मेंटेनेंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के. ठीक है, बेसिकली ये न्यूरॉन्स की मेंटेनेंस और ग्रोथ में हेल्प करता है. सिंपैथेटिक, सेंसरी और कोलिनर्जिक, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं इन न्यूरॉन्स की बेसिकली. ठीक है, बट मेन यही है, आप ये याद रखो कि ग्रोथ और मेंटेनेंस में ये हेल्प करते हैं. एंड injection of antiserum against NGF in newborn animals leads to almost total destruction of sympathetic ganglion. और अगर antiserum against NGF अगर न्यूबॉर्न एनिमल्स में दे दिया जाए तो पूरा डिस्ट्रक्शन हो सकता है सिंपैथेटिक गैंग्लियंस का उस न्यूबॉर्न एनिमल के. ठीक है, जिसको बोलेंगे हम इम्यूनोसिम्पैथेक्टमी.
Fourth one, it is picked up by neurons in the extracerebral organs. They innervate and is transported in retrograde fashion from the endings of the neurons to their cell bodies. And ये उन न्यूरॉन्स से पिकअप किया जाता है, जो प्रोटीन्स होते हैं बाय द न्यूरॉन्स इन द एक्स्ट्रा सेरिब्रल ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जो कि सेरिब्रम से बाहर हैं, एंड इनोवेट एंड ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इनको रेट्रोग्रेड फैशन में न्यूरॉन के एंड्स से उनके सेल बॉडीज़ में की तरफ को. यस. And fifth one is, it is also responsible for the growth and maintenance of cholinergic neurons in the basal ganglia. Basal ganglia में जितने भी cholinergic neurons हैं उनकी growth और maintenance में भी help करते हैं. Other factors that promote the growth of neurons include, और बाकी factors जो भी neurons की growth को promote करते हैं वो हैं, first is ciliary neurotrophic factors. CNTF produced by Schwann cells and astrocytes. It promotes the survival of damaged and embryonic spinal cord neurons. So basically बाकी फैक्टर जो कि ग्रोथ न्यूरॉन की ग्रोथ में हेल्प करते हैं वो है CNTF, जो कि Schwann सेल और एस्ट्रोसाइट्स बनाते हैं, और ये डैमेज और एम्ब्रियोनिक स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं उनके सर्वाइवल को प्रमोट करते हैं बेसिकली. ठीक है. सेकेंड इज ग्लायल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर GNDF मेंटेन्स मिड ब्रेन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, और ये मिड ब्रेन के डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है उनको ये मेंटेन करके रखते हैं. देन थर्ड वन इज ल्यूकीमिया इनिबिटरी फैक्टर. देन फोर्थ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. फिफ्थ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर. सिक्स्थ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर. सेवेंथ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर. LIF, IGF-1, TGF, FGF एंड PDGF. सो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि न्यूरॉन्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. ओके. सो या बेसिकली जो ये न्यूरोट्रॉफिन्स होते हैं ना, ये नर्व की ग्रोथ फैक्टर्स में हेल्प करते हैं, नर्व की ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं और मेंटेनेंस में भी न्यूरॉन्स के. अब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म इन द नर्व फाइबर. नर्व फाइबर में मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है. ठीक है. सो मेटाबॉलिक चेंजेस आर कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन अ नर्व फाइबर एट अ वेरी लो लेवल. तो बहुत ज़्यादा लो लेवल पे क्या होता है कि नर्व फाइबर में मेटाबॉलिक चेंजेस होते रहते हैं. अबाउट 70% ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ यूज टू मेंटेन पोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन बाय द एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप. और 70% जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी का 70% तो सोडियम पोटेशियम पंप की पोलराइजेशन, सोडियम पोटेशियम पंप की मेम्ब्रेन की पोलराइजेशन को मेंटेन करने में ही चला जाता है. During maximum activity the metabolic rate of nerve doubles. ठीक है. सो जब मैक्सिमम एक्टिविटी होती है ना, तो जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना नर्व का, वो भी डबल होने लगता है. ठीक है. मीन्स जो मेटाबोलाइट फॉर्मेशन होता है उनका वो जल्दी जल्दी होने लगता है जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है नर्व में. तो सो अगर एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल वेयर मेटाबॉलिक रेट कैन इंक्रीज अप टू 100 फोल्ड्स. और अगर स्केलेटल मसल की हम बात करें नर्व्स के कंपैरिजन में, स्केलेटल मसल में क्या होता है कि जब मैक्सिमम एक्टिविटी होती है तो 100 गुना ज़्यादा जो मेटाबॉलिक रेट है वो चला जाता है. ठीक है. सो ये थोड़ा डिफरेंस बताया इन्होंने नर्व एंड स्केलेटल मसल के मेटाबॉलिक रेट में ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्टिविटी. अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्व फाइबर्स के मेटाबॉलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक. सो फर्स्ट इज अनलाइक मसल्स द एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड रिकवरी प्रोसेसेस कैन गो इन अ नर्व फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो क्या होता है कि मसल्स में ना ये मसल्स की तरह नहीं होती जो नर्व्स होती है. इसकी जो एक्साइटेबिलिटी है, कंडक्टिविटी है और रिकवरी प्रोसेस मीन्स जल्दी हील होना और जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना और एक्साइट होना, वो मतलब बिना ऑक्सीजन के भी बहुत टाइम तक चल जाता है. ठीक है.
और लेकिन अगर मसल्स की बात करें तो मसल्स में ऑक्सीजन चाहिए होता है, मोस्टली ऐसा देखा जाता है। सो ये यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है। देन सेकेंड पॉइंट इज केमिकल चेंजेस इन द नर्व आर रफली ऑफ द सेम नेचर एज सीन इन द मसल्स, दैट इज पायरुविक acid is formed, and if oxygen supply is insufficient, lactic acid accumulates. So जो केमिकल चेंजेस देखे जाते हैं नर्व में, ठीक है, वो सेम नेचर के ही होते हैं जैसे मसल्स में दिखते हैं। जो केमिकल नेचर मसल का होता है वो सेम नर्व का होता है। जैसे पायरुविक एसिड बनता है और ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी इनसफिशिएंट होती है, लैक्टिक जब ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी इनसफिशिएंट होती है, मतलब ढंग से नहीं मिलती है नर्व को, तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन देखा जाता है। ये मसल्स में भी देखा जाता है और सेम टू सेम नर्व्स में भी ऐसा देखा जाता है, ठीक है। Third point is energy requirement of the resting nerve to maintain polarization of the membrane is supplied by combustion of sugar and phospholipids mainly. During activity, ATP and creatine phosphate breakdown, hydrolysis and supply energy for the propagation of the nerve impulse. So एनर्जी तो चाहिए होती है रेस्टिंग नर्व को अपना पोलराइजेशन, अपनी मेम्ब्रेन की पोलराइजेशन करने के लिए, वो शुगर्स और फॉस्फोलिपिड्स से मिलती है, ठीक है, नर्व में। एंड जब एक्टिविटी करता है नर्व तो एटीपी और क्रिएटिन फॉस्फेट टूटता है, ब्रेक डाउन करता है, हाइड्रोलिसिस मीन्स टूटना, एंड सप्लाई करता है एनर्जी नर्व के इम्पल्स को जनरेट करने में, ट्रैवल करवाने में, ठीक है। सो ये बता रखा है कि रेस्टिंग नर्व में जो है वो कहाँ से आ रही है, जो एनर्जी है वो आ रही है शुगर और फॉस्फोलिपिड से, और जब वो नर्व एक्टिविटी कर रहा है तब कहाँ से आ रही है, तुम्हारे एटीपी और क्रिएटिन से, जब वो खुद से टूट रहे हैं और फिर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं नर्व इम्पल्स को ले जाने में, ठीक है, नर्व इम्पल्स के जाने में, मूवमेंट में, प्रोपगेशन में। सो ये हेल्प कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए तो ड्यूरिंग एक्टिविटी एसिटाइल कोलिन इज लिबरेटेड बाय द कोलिनर्जिक फाइबर्स वाइल एपिनेफ्रिन बाय द एडेनर्जिक फाइबर्स। सो और जब एक्टिविटी होती है ना तो एसिटाइल कोलिन जो है वो कोलिनर्जिक फाइबर्स से लिबरेट होता है, और जो एपिनेफ्रिन है वो एडेनर्जिक फाइबर्स से। ओके, जब नर्व जो है वो एक्टिविटी करती है ना तो जो कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं एसिटाइल कोलिन को, और जो एडेनर्जिक फाइबर्स होते हैं वो एपिनेफ्रिन को रिलीज़ करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, द नर्व फाइबर्स आर रिच इन पोटेशियम एंड विटामिन B1। जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो पोटेशियम और विटामिन B1 में रिच होते हैं, भरपूर होते हैं। विटामिन B1 इज एसेंशियल फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एंड लैक्टिक एसिड, और ताकि पायरुविक और लैक्टिक एसिड का पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन हो सके तो इसलिए विटामिन B1 इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। Okay, so this is about the characteristic of the metabolism in nerve fibers. Now we will discuss about the last topic of the nerve muscle physiology, which is heat production in nerve fibers. So heat production in nerve fibers में भी heat produce होती है। So let's see, as metabolism in the nerve fiber is very low, जो नर्व फाइबर है ना उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत कम होता है, देयरफॉर ड्यूरिंग रेस्ट, इसलिए रेस्ट के दौरान अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड विच इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्टिविटी। सो जब रेस्ट पे है ना तो थोड़ी सी क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होती है जो कि एक्टिविटी के दौरान बढ़ जाती है। नॉर्मली ह्यूमंस भी जब खेलने जाते हैं, एक बच्चा जब खेलने जाता है तो उसका शरीर थोड़ा उतना गर्म नहीं होता है, और जैसे जैसे जो चाइल्ड है वो कोई भी स्पोर्ट्स खेलना शुरू करता है तो उसकी बॉडी गर्म होने लगती है और धीरे धीरे
जैसे वो बहुत टाइम हो जाता है उस स्पोर्ट्स को खेलते हुए तो उसकी बॉडी और गर्म हो जाती है. तो इसी तरह से इसमें बता रखा है कि नॉर्मली जो मेटाबॉलिज्म होता है नर्व फाइबर्स का वो कम होता है, लो होता है, इसलिए माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, छोटी सी क्वांटिटी, थोड़ी सी ही हीट प्रोड्यूस होती है रेस्ट में. और जैसे जैसे एक्टिविटी करता है नर्व फाइबर में एक्टिविटी होती है तो वैसे वैसे हीट बढ़ने लगती है. हीट इज़ इवॉल्व इन 3 phases. सो हीट जो है वो रिलीज होती है 3 phases में, 3 पार्ट्स में हीट रिलीज होती है. सो फर्स्ट इज रेस्टिंग हीट, फिर है इनिशियल हीट एंड थर्ड है रिकवरी और डिलेड हीट. सो रेस्टिंग हीट वाइल द नर्व इज़ इनएक्टिव, जब नर्व इनएक्टिव है, जब वर्क नहीं कर रही है नर्व, तो रेस्टिंग हीट बोल रहे हैं उसको. और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तब इनिशियल हीट प्रोड्यूस हुई एंड देन फॉलोज द एक्टिविटी, जब एक्टिविटी शुरू हो गई तब हुई रिकवरी और डिलेड हीट. ओके, सो दीज आर द 3 phases ऑफ हीट प्रोडक्शन इन द नर्व फाइबर्स. देन इनिशियल हीट, इसको हम थोड़ा और डिटेल में इसमें जान रहे हैं. सो इट इज़ अप्रॉक्स 10% ऑफ द टोटल हीट, ये टोटल हीट के 10% होती है. सेकेंड, इट इज़ एनारोबिक एंड कोइंसाइड्स विद द स्पाइक पोटेंशियल, ये एनारोबिक होती है, मीन्स कि इसमें ऑक्सीजन कंजप्शन नहीं होता है एंड स्पाइक पोटेंशियल इसमें होता है, उसके साथ वो कोइंसाइड करती है, मीन्स सेम टाइम में स्पाइक पोटेंशियल भी होता है और इनिशियल हीट भी होती है. और ये कॉज करती है ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी एंड क्रेटीन फॉस्फेट. एटीपी का ब्रेक डाउन और क्रेटीन फॉस्फेट का भी ब्रेक डाउन करवाती है, उसमें हेल्प करती है. ओके ओके, नेक्स्ट इज डिलेड रिकवरी हीट. सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ एरोबिक. ये एरोबिक होता है, मीन्स इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है एंड इज़ 30 times द इनिशियल हीट, और इनिशियल हीट के 30 times होती है, 30 गुना. सेकेंड, दिस एनर्जी इज़ यूज फॉर रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड क्रेटीन फॉस्फेट एंड एज सच फॉर रिस्टोरिंग द नॉर्मल एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व फाइबर. जो एनर्जी यूज़ होती है ना वो ये जो हीट है, ये जो एनर्जी हुई है हीट एनर्जी, वो रीसिंथेसिस, एटीपी का रीसिंथेसिस में और क्रेटीन फॉस्फेट का भी रीसिंथेसिस होने में ये यूज़ होती है, और रिस्टोरिंग द नॉर्मल एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व फाइबर. नॉर्मल नर्व फाइबर के नॉर्मली वो एक्साइटेबिलिटी को रीस्टोर करने में भी ये हेल्प करती है. थर्ड इज इट कम्स इन 2 stages. जो डिलेड और रिकवरी हीट है वो 2 stages में होती है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज. फर्स्ट स्टेज में लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड द क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ स्मॉल, कुछ सेकेंड्स के लिए रहती है, और जो हीट की क्वांटिटी होती है वो भी थोड़ी सी होती है, अप्रॉक्स सेम एज द इनिशियल हीट, इनिशियल हीट की जितनी ही होती है. ठीक है, इसकी भी जो हीट की क्वांटिटी होती है. सेकेंड की बात करें तो लास्ट फॉर 10 to 30 minutes and contributes the greatest proportion of both total and delayed heat. अब ये टोटल और डिलेड हीट का सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन इसमें होता है. ठीक है, और 10 to 30 minutes तक ये रहती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनिशियल हीट एंड डिलेड हीट and heat production in the nerve fibers. So yeah, this is all about nerve muscle physiology. अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं. एंड कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इससे प्रीवियस वीडियोस को देखना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़.